बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आप लोगों ने मिसाल तो सुनी होगी, एक अनार सौ बीमार। वही सिचुएशन या कैफियत इस वक्त पीटीआई को लेके है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ धड़े बना रहे हैं और सारे ये चाहते हैं कि ये जो पक्की पकाई देग है ना, ये किसी तरह से हमें मिल जाए, हम पीटीआई के मामे चाचे बन के, बड़े बन के आगे आ जाएं और कहें कि जनाब -1 फार्मूले पर अमल होगा और ये पीटीआई जो है वो असली हो, नस्ली हो, हकीकी हो, ये सारी हमारी जागीर है और हम जैसे चाहें वैसे चलेगी। एक पीटीआई है, उसके पता नहीं कितने ग्रुप्स आगे बन रहे हैं। वैसे एक आध ग्रुप बनता तो चलो समझ में भी आती, बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन कर लेते। जहांगीर तरीन ग्रुप अलग है, आज पता चला कि वो हाशिम डोगर ग्रुप है, वो कोई अलग बन रहा है। कोई 2-3 और लोग भी नई इसी नाम से पार्टी को रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतना ही खुद पे यकीन है या आप लोगों को लगता है कि आप इतने बड़े इलेक्टेबल्स हैं कि आप कोई भी नई सियासी जमात रजिस्टर्ड करा लेंगे या किसी भी तरह से, तो पीटीआई का नाम ही क्यों? आप अपने नाम से रजिस्टर्ड कराएं या किसी और नाम से रजिस्टर्ड करा के भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर क्यों पीटीआई हकीकी और पीटीआई असली और नस्ली, ये सारे पीटीआई का सहारा ही फिर क्यों लेना आप लोगों ने? अच्छा, एक और दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि जो पीटीआई को छोड़ के जा रहा है, मोस्टली लोग, चलो पीपल्स पार्टी भी कोशिश में है, नून लीग भी कोशिश में है कि उनको जहाँ जहाँ पर अच्छे कैंडिडेट मिल जाएं वो स्ट्रॉन्ग कर लें अपनी पार्टी को, ये लोगों को अपने पास मिला के। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक सेपरेट ग्रुप बनाना चाहते हैं, या वो नून लीग में नहीं जाना चाहते, या पीडीएम की किसी जमात का हिस्सा नहीं बनना चाहते, या पीपल्स पार्टी में नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? इसलिए कि सबको अंदाज़ा है कि इस वक्त पीटीआई की वर्थ क्या है। ऑल दो के मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन वर्थ जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है सारी वोट बेस पे। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी ये रियलाइजेशन है कि वोट बैंक नहीं टूट रहा, तो इसका मतलब है अपनी अपनी कैपेसिटी में या अलग ग्रुप बना के, ठीक है आप 10 ग्रुप बना लें अलग, लेकिन क्या उन ग्रुप्स में 10, 12, 20, 40 इलेक्टेबल्स रखने से काम चल जाएगा? या उसके लिए एक पीछे तगड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक भी चाहिए? तो वोट बैंक कहाँ से लाना है, किसने लेके आना है? इलेक्टेबल्स नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत सारे इलेक्टेबल्स तो वो हैं जो या तो हार गए थे या हार जाएंगे अगर वोट बैंक ना हुआ। तो फिर कैसे आगे बढ़ना है? जो लोग अपनी अपनी पार्टियां बना रहे हैं उनको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि वो आगे इलेक्शन लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, आगे जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने साथ में ला रहे हैं जो इलेक्शंस तक हार चुके हैं, सिर्फ नाम बड़ा है। अभी तो ये खाली चल रहे हैं ना, पीटीआई की कांट छांट हो रही है। थोड़ा सा आप आगे चलिएगा, जैसे इलेक्शन का माहौल बनेगा, अभी तो खैर मुश्किल लग रही है ये सूरत हाल, लेकिन जैसे जैसे मामला इलेक्शन के करीब जाएगा, बेशक अक्टूबर में हो जो मुश्किल है, शायद इससे लेट हो जाए, अगले साल तक चला जाए मामला, जब भी होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो एक रस्साकशी की सी सिचुएशन होगी, जो अभी तक नज़र नहीं आपको आ रही, हल्की फुल्की सी नज़र आ रही है। जैसे ही जरदारी साहब पंजाब की तरफ आने की बात करते हैं तो मैसेज जाता है कि फिर हम भी आए सिंध में। तो ये जैसे इलेक्शन करीब आएगा उस टाइम तो और ज़्यादा इनके आपसी इख्तलाफात आपको देखने को मिलेंगे, और उसके लिए अभी से कोशिशें हो रही हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो जाएं कि सब ने मिल के पीटीआई के अगेंस्ट लड़ना है, अगर पीटीआई बैन ना होगी तो। वरना एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली इस वक्त सिचुएशन नहीं है, बड़ा ख़राब हो जाएगा मामला इनके लिए। तो ऑल दो के मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन ये आपको आने वाले दिनों में क्लियर होती नज़र आएगी सिचुएशन। पीटीआई के लिए इन मुश्किल दिनों में एक खबर परसों आई थी डॉक्टर यास्मीन राशिद की केस से बरियत के हवाले से, और एक अच्छी खबर पीटीआई के लिए आ जाई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुश्किलात अभी कम नहीं होंगी, बिकॉज उनका केस से बरी हो जाना दूसरा नैरेटिव बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। इसलिए इतनी जल्दी इतनी आसानी से उनकी जान बख्शी होगी नहीं। इसीलिए पंजाब पुलिस ने भी कल अनाउंस किया था कि वो इस केस को चैलेंज करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, करें चैलेंज, जो भी फैसला है वो कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन आज एक और कोर्ट से एक और डिसीजन पीटीआई के हक़ में आया, जहां पर शहरियार आफरीदी और उनकी अहलिया की जो गिरफ्तारी थी उसे गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने यह फ़ैसला सुनाया है, और साथ ही 7 जून तक उन्हें अदालत में पेश करने का भी हुक्म दिया गया है, और अगर पेश ना किया गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये भी तहरीरी ऑर्डर दिया गया है, और फिर ये भी हुक्म दिया गया कि शहरियार आफरीदी का जो मोबाइल फ़ोन है वो भी उनके हैंड ओवर कर दिया जाए। मैं जल्दी से आपको तहरीरी फ़ैसला थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैंने एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करना है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से। आप हैरान रह जाएंगे किस किस्म की सूरत हाल पे हम खड़े हैं और किस किस्म की सूरत हाल पे वो खड़े हैं। थोड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है, लेकिन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, कुछ ही देर में आपको बताऊं। लेकिन शहरियार आफरीदी के हवाले से जो फैसला है वो हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जारी किया है, जिसमें शहरियार आफरीदी और अहलिया की थाना मारगला
पुलिस की तरफ से की गई गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया है। अदालत ने शहरियार आफरीदी को इस्लामाबाद की हदूद में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि बज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इंचार्ज थाना मारगला की तरफ से इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, वो जो MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और फिर ये भी कहा गया कि अब तक उनकी जो गिरफ्तारी है वो अब उनके खिलाफ पहले से दर्ज क्रिमिनल केसेस में तस्वुर की जाएगी, यानी MPO वाली गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उसमें नहीं होगी। जितनी गिरफ्तारी उन्होंने काट ली है वो पहले से दर्ज मुकदमात में उनकी तस्वुर होगी। और उनसे लिया गया मोबाइल फ़ोन भी वापस करने का हुक्म दिया गया है। और ये भी कहा गया कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुआशी सूरत हाल के हवाले से अब हम कंपैरिजन तो आए दिन करते हैं कि पाकिस्तान कहाँ बांग्लादेश कहाँ, लेकिन दर हकीकत ये कंपैरिजन अब बनता नहीं है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन हम करते हैं लेकिन बनता नहीं है कंपैरिजन, इसलिए कि हमारा मुल्क जिसके पास सिर्फ 4 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं, वो भी उधार मांगे हुए, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब का है, 1.5 अरब डॉलर को UAE का है, ये भी ज़्यादा बन जाता है। तो हम एक तरह से कहाँ पर स्टैंड करते हैं आप बेहतर समझ सकते हैं। तो अगर हम इसका भारत से कंपैरिजन करते हैं वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि उनके पास तकरीबन 600 अरब डॉलर, 570 से ऊपर हैं और 600 के करीब हैं, 600 के लगभग अरब डॉलर्स उनके पास मौजूद हैं और हमारे पास टोटल सिर्फ 4 अरब डॉलर। तो हमारे लिए परेशान कुन सूरत हाल तो है। तो इसलिए इंडिया के साथ तो कंपैरिजन एक साइड पर कर देते हैं ना, उनकी एक्सपोर्ट कहाँ पर, हमारी कहाँ पर, अभी बताता हूँ आपको। लेकिन बांग्लादेश जो हमसे अलग होके गया, उस मुल्क के साथ आज एक कंपैरिजन रिपोर्ट जंग अखबार में शाया हुई है और उसका जो उन्वान दिया गया और जो डिटेल दी गई है मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ के बताता हूँ और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान इन हालात से बचने के लिए क्या करने जा रहा है। मुमकिन तौर पर हम अपने असासे भी बेच सकते हैं। ऐसे बयानात सुनने में आ रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान के पास बड़े असासे पड़े हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान के असासे अब फ़रोख्त किए जाने शुरू होंगे या और क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जल्दी से जंग अखबार पर ज़रा आज नज़र डालें, जिसमें उन्वान दिया गया है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मईशत के हर शोबे में पीछे छोड़ दिया है, यानी आउट क्लास कर दिया है। कैसे? बांग्लादेश ने माली साल 2023-24 के लिए 71 अरब डॉलर का वफाकी बजट पेश किया है। 71 अरब डॉलर का वफाकी बजट, सिर्फ बजट। और हमारे पास बजट में क्या है आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। जिस मुल्क के पास टोटली 4 अरब डॉलर पड़े हैं वो बजट में क्या देगा, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर लिखा गया है कि बांग्लादेश ने अपना जो शरह नमू है या मुआशी ग्रोथ जिसको बोलते हैं, उसका जो हदफ रखा है वो 7.5% रखा है, 7.5%। और हमारा कितना है इस टाइम? 0% के आसपास। इससे नीचे है या ज़रा सा ऊपर है, मेरा ख्याल है नीचे ही है। अगर चलो बहुत भी पॉजिटिव हो जाऊं तो ज़रा सा स्लाइटली ऊपर होगा, 1% भी नहीं है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान से अलहदगी के 52 साल बाद बांग्लादेश के जो माली साल 2021-22 में उनकी जो एक्सपोर्ट थी, यानी मेड इन बांग्लादेश जो प्रोडक्ट बाहर दूसरे मुल्कों को फरोख्त हुआ, वो 52 अरब डॉलर था, 52 बिलियन डॉलर। और इसी अरसे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सिर्फ 31 अरब डॉलर रही। वो भी अब बहुत हद तक कम हो चुकी होगी इस दौरानिए में, क्योंकि जब इमरान खान ने एक्सपोर्ट को बहुत ऊपर पहुंचा दिया था, ये उस वक्त के अदाद-ओ-शुमार हैं कि 31 अरब डॉलर के आसपास रही थी। अब तो और भी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि वैसे तो हमारा भारत के साथ कोई मवाजना बनता नहीं है, लेकिन एक लम्हे के लिए अगर देखें तो भारतीय मईशत का जो हुजम है वो 37 खरब 80 अरब डॉलर है। 37 खरब 80 अरब डॉलर है, जिसमें शरह नमू 6.9% है, जबकि भारत के गैर मुल्की जो ज़खायर हैं उनकी तादाद 584 अरब डॉलर है। जो मैं बता रहा था तकरीबन लगभग 600 अरब डॉलर के पास है, वो 584 अरब डॉलर है। 580 अरब डॉलर निकाल लें तो पीछे जो 4 अरब डॉलर बचता है उतना सिर्फ पाकिस्तान के पास है। तो कितनी नाजुक सूरत हाल है, अफसोसनाक। और फिर ये भी बताया गया है कि जो भारत की एक्सपोर्ट है या जो बरामदाद है 676 अरब डॉलर, माना कि वो 8 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, तो पाकिस्तान के जो 30 अरब डॉलर हैं उसको 8 से अगर आप मल्टीप्लाई भी कर दें, स्टिल भारत हमसे कितना आगे है। यानी उनकी जो एक्सपोर्ट है वो 676 अरब डॉलर है। और फिर
سابقہ مشرقی پاکستان نے جب اپنا بجٹ پیش کیا تو اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے جو تھیم رکھی ہے وہ سمارٹ بنگلہ دیش کے نام سے رکھی ہے. دوسرے ممالک جو ہیں وہ اسی تھیم پر چل رہے ہیں, سمارٹ بنگلہ دیش, ویژن 2050 اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. سعودی عرب بھی اسی قسم کی تھیم کے اوپر چل رہا ہے, گرین مڈل ایسٹ وغیرہ. اور ہمارے پاس کیا تھیم ہے؟ مائنس عمران خان. ہم اس تھیم کے اوپر اس ٹائم چل رہے ہیں. کوئی اور تھیم کا نام اگر آپ نے کہیں سنا ہے ان دنوں تو بتا سکتے ہیں. پھر خیر اور بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے یہاں پر, گروتھ ریٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, سرمایہ کاری کا تخمینہ, ریونیو کا تخمینہ, اور پتہ نہیں بنگلہ دیش کا ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر, دیہی اور شہری ترقی اور تعلیمی اور صنعتی پروگرام اور ترقیاتی پروگرام 8.27 کھرب ٹکے کی خطیر رقم. یہ پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا قسم خدا کی, اتنی بری سچویشن ہے پاکستان کی. اور ہم کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں؟ ہم ان حالات میں کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی سال 2 سال پہلے وہ بھی آہستہ آہستہ وائنڈ اپ ہونا شروع ہو گئی. جو پاکستان کا برین ڈرین ہے وہ اب ریئل ہوتا جا رہا ہے. پاکستان سے پڑھے لکھے لوگ ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ جا رہا ہے. سیریسلی یہ لٹرلی ایسی سچویشن ہے. آپ اخباروں کی خبریں پڑھیں, پاکستانیوں کی دوسرے ممالک میں پناہ لینے کے لیے یا ویزا لینے کے لیے, امیگرینٹس بننے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو کیسے ہم پہنچ گئے اس حالات میں؟ سوچنے کی بات ہے. دعا کریے ایک بار پھر سے. دعائیہ ولاگ یہاں سے شروع ہوتا ہے میرا, دعائیہ ولاگ. ہاتھ اٹھا کے بے شک کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے. یہاں کے فیصلہ سازوں کو پاکستان کی بہتر ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے کہ پاکستان کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.